हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेलों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा बच्चों समांतर क्रम संयोजन। मतलब दोनों संयोजन एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले आप लोगों के सिलेबस में 3 था बच्चों, मतलब श्रेणियों का संयोजन, श्रेणी क्रम पढ़ना पड़ता था, फिर समांतर क्रम और फिर बच्चों मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम संयोजन अब सिलेबस में नहीं है, तो परेशान मत होना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है बच्चों कि जैसे हमारे पास सेल है, सेल तो सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक तो धन ध्रुव और दूसरा ऋण ध्रुव। तो जैसे हमारे पास सेल है बच्चों, हमारे पास से पहला सेल है, ठीक है, ये आपके पास धन ध्रुव और ऋण ध्रुव का एक सेल है बच्चों। इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा सर। हाँ, थोड़ा सा इसका आंतरिक प्रतिरोध रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है। इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा थोड़ा सा। ऐसे बच्चों हम जितना सेल चाहें उतना सेल जोड़ सकते हैं। जैसे हम यहां पे डॉट कर दिए, इसका मतलब बहुत सारे सेलों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। एन सेल बच्चों, ये आपका धन ध्रुव और ये आपका ऋण ध्रुव, ये आपका क्रम है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में अपन किस तरीके से सेलों को जोड़ेंगे कि जैसे हमारा पहला सेल है, इसके ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, और इसी प्रकार एन सेलों को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। और इसको परिपथ बनाने के लिए हम, जैसे भाई साहब इससे धारा लेना है तो कुछ ना कुछ लोड जोड़ना पड़ेगा। तो लोड के लिए अपन क्या कर देते हैं, एक प्रतिरोध यहां पर बच्चों, बाह्य प्रतिरोध का मतलब होता है लोड। लोड का मतलब कुछ भी आप जोड़ सकते हो इसके साथ। इससे आप धारा ले रहे हो बच्चों, बल्ब जला सकते हो, जो भी करना है। और एक कुंजी लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें कितने सेल हैं, एन सेल हैं। तो ये आपने एन सेलों की संख्या, क्योंकि भाई यहां पर डॉट का मतलब है कई सारे सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोगों ने समझा कि पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, फिर तीसरे सेल के ऋण ध्रुव को चौथे सेल के धन ध्रुव से, इस तरीके से कई सेलों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। अंत में पहले सेल के धन ध्रुव और अंतिम सेल जो बच्चों, अंतिम जो सेल होगा उसके ऋण ध्रुव को बाह्य एक लोड के साथ जोड़ देते हैं या बाह्य प्रतिरोध के साथ हम जोड़ देते हैं। ये आपने समझ लिया कि श्रेणी क्रम संयोजन किस तरीके से होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध है। जैसे मैंने कहा भाई, इसका स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर, और बच्चों इसका भी प्रतिरोध होगा, यहां पे छोटा सा है ना, यहां पे इसका भी प्रतिरोध होगा बच्चों, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर हमने प्रतिरोध तो पढ़ा है कि चालक के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों प्रतिरोध। लेकिन ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे सेल से हम मतलब विद्युत लेते हैं बच्चों, क्योंकि सेल क्या होता है, विद्युत स्रोत का माध्यम है बच्चों। तो जब वहां से करंट ली जाती है, यानी उससे ऊर्जा ली जाती है, तो उसके अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्ट के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है, सेल के अंदर भी विद्युत अपघट्ट भरा रहता है, विद्युत अपघट्ट भी अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मान लीजिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, हर चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुराई भी छिपा रहता है ना। कोई आप लोगों को बढ़िया मोटिवेट करता है, घर में कोई सदस्य आपको ये भी चाहता है कि पढ़े लिखे ना ऐसे ही रहे, है ना, ऐसा होता है। हर एक घर में, हर एक परिवार में, हर एक समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं सोचते हैं। तो बच्चों यहां पर आप लोगों ने समझा, क्या समझा सर, कि हमने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है और जितने भी सेल हैं उनका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों, सभी का आंतरिक प्रतिरोध है। इनका विद्युत वाहक बल भी होगा। जैसे मैं कहता हूं इसका विद्युत वाहक बल E है बच्चों, इसका भी विद्युत वाहक बल E होगा, इसका भी विद्युत वाहक बल E होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों ये जो विद्युत वाहक बल है, क्योंकि 2 सिरों के बीच में जुड़े हुए हैं, तो भाई साहब विद्युत वाहक बल सबका E ही हम मानकर चलेंगे कि सभी का विद्युत वाहक बल E है बच्चों, ठीक है। तो हम मानेंगे जैसे कि एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, है ना, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल बच्चों, ठीक है, E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। तो फिलहाल थोड़ा सा आप लोग यहां पे समझो कि सेलों के इस श्रेणी क्रम संयोजन में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी प्रकार अन्य सेलों को जोड़ते जाते हैं। और अंत में क्या होता बच्चों, पहले सेल के धन ध्रुव और अंतिम सेल के एन ध्रुव, अंतिम सेल के ऋण ध्रुव के बीच बाह्य प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिससे बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा बहने लग जाती है। विद्युत धारा बहने का दिशा धन से
ऋण की ओर, तो यहां से धारा बह रही है। ये आपका बच्चों लोड आर है, ये कुंजी आपका के है। इस चित्र को आप लोग बना लीजिए बड़े प्यार से, क्योंकि आगे हम लिखने वाले हैं कि बच्चों माना एन सेल, कितने सेल बच्चों? एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जो हम बोलते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, वही तो लिखेंगे बच्चों, ठीक है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल बच्चों, विद्युत वाहक बल कितना बच्चों? ई, तथा आंतरिक प्रतिरोध, क्या बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना मानकर चल रहे हो बच्चों? स्मॉल आर है। तब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? तब सेलों का, मतलब कई सारे सेल हैं बच्चों, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आप लोग बताओ। बोलोगे सर सिंपल है कि एक सेल का आर है, एक सेल का आर है, सेल कितने? एन, तो एन आर हो जाएगा। जैसे हमने कहा एक व्यक्ति 5 रोटी खाता है, तो 10 व्यक्ति कितने रोटी खाएगा? तो बोलो सर 5 का 10 से गुणा कर दो, सिंपल है ना, सीधा सीधा कि एक व्यक्ति 5 रोटी खाता है तो 10 व्यक्ति कितने रोटी खाएगा? तो 10 पना 50। ऐसे ही एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो जितने भी सेल हैं बच्चों इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर होगा। अब बोलोगे सर कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो अगले स्टेप में यहां पे लिखते हैं तथा कुल विद्युत वाहक बल, तथा थोड़ा सा सही लिखो सर ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, तथा सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल बल कितना होगा? सर एक का ई है तो एन सेल का एन ई हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि सेलों के साथ एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है कैपिटल आर, सेलों के साथ एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है कैपिटल आर, तो बच्चों इनका आंतरिक प्रतिरोध एन आर है और परिपथ में जो बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? क्योंकि भाई इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है और परिपथ का भी प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी बच्चों संयोजन का कुल प्रतिरोध है ना। अरे कहां चले गए भाई? ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पे थोड़ा सा लिखता हूं कि सेलों के साथ जो बच्चों बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है ना, यानी संयोजन में बाह्य प्रतिरोध कितना है प्यारे बच्चों? बाह्य प्रतिरोध मैंने कहा सर कैपिटल आर है। तब संयोजन का कुल प्रतिरोध बताओ। संयोजन मतलब श्रेणी क्रम, सेलों के श्रेणी क्रम से संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो बड़े प्यार से आप लोग बताओगे। बोलोगे जानते हो क्या सर? बड़े प्यार से ये बोलोगे कि सर हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध कितना था? एन आर था, और बाह्य प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर बच्चों, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध एन आर और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, तो ये संयोजन का कुल प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया बच्चों? कुल प्रतिरोध। अच्छा मैं एक फार्मूला आपसे बता दूं कि V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से, तो I बराबर कितना हो जाएगा? V बटा आर, यही तो है बच्चों। V एक दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है, लेकिन सेलों के लिए हम विद्युत वाहक बल का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो V बल है ना, और ये बच्चों आपका प्रतिरोध हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सेल के साथ साथ बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए टोटल कितनी धारा बह रही है बच्चों? तो कुल विद्युत वाहक बल
बटा कुल प्रतिरोध, मतलब ये विद्युत वाहक बल के लिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध लेकर चलेंगे। यानी हम आपसे कह देते हैं कि परिपथ में, यानी जो आपका संयोजन है बच्चों, इस संयोजन में टोटल धारा कितना होगा, तो आप लिखोगे कि भाई साहब संयोजन का जो कुल विद्युत वाहक बल कितना है और उसमें कुल प्रतिरोध का क्या करेंगे बच्चों, भाग दे देंगे, है ना। ठीक है, तो आप लोग आसानी से लिख लेना बच्चों कि यदि परिपथ में बहने वाली धारा का मान I हो तो ओम के नियम से बोलो सर ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम यह कहता है कि I का मान निकालेंगे तो इसके लिए हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल डिवाइड बाय बच्चों कुल प्रतिरोध। क्या हो जाएगा बच्चों? कुल प्रतिरोध। मतलब जो I का मान है प्यारे बच्चों, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, NE बटा NR प्लस कैपिटल R। जी हां, बड़े प्यार से दुनिया वाले बुरे नजर ना हम पे डाले, इसको आप लोग बच्चों एक समीकरण दे सकते हो। यही आपके सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का व्यंजक है। लेकिन यहां पर कहानी समाप्त नहीं होता, कहानी हमें आगे तक ले जाना होगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। पहला कंडीशन ये होगा बच्चों, जैसे यहां पर आप देखो दो कंडीशन निकालना है। मान के चलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो तो इसको हटा देंगे, केवल बाह्य प्रतिरोध लेकर चलेंगे। और यह मान सकते हैं कि बाह्य प्रतिरोध कम हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध लेकर चले, भैया बाह्य प्रतिरोध कम हो। तो दो ही कंडीशन है, या तो आपका बच्चों NR का मान कम हो, किससे? बाह्य प्रतिरोध से। दूसरा, या तो कैपिटल R का मान कम हो आपके NR से। ये दो ही कंडीशन हम लेकर के इसमें फॉलो कराएंगे और इसी का मेन महत्व होता है बच्चों, इसी का मेन महत्व होता है। कहानी यहीं से ट्विस्ट आने वाला है। समझ में आया कुछ? मैंने यहां पे समीकरण 1 में कहा कि भाई NR प्लस R, NR मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध और कैपिटल R बच्चों आपका बाह्य प्रतिरोध है। तो कंडीशन ये हो सकता है विशेष स्थिति में कि आंतरिक प्रतिरोध कम हो या तो आपका बाह्य प्रतिरोध कम हो बच्चों। तो ये आपके लिए थोड़ा सा, यदि मैं इसका हिंदी लिख दूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली धारा का मान है। ठीक है बच्चों, बहने वाली धारा का मान इतना हो गया। चलो विशेष स्थिति करेंगे, बड़े प्यार समझेंगे, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा आप लोग समय देंगे, कहानी में मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी समय देना पड़े भैया। मैं ये कह रहा हूं पहला कंडीशन है, कंडीशन यानी स्थिति, फर्स्ट स्थिति की बात कर रहा हूं बच्चों, बड़े प्यार समझना। फर्स्ट स्थिति में ये बात कर रहा हूं कि यदि बच्चों आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r लेस देन कैपिटल R से, यानी सर क्या बता रहे हो, ये जो आपका सेल है बच्चों, जितने भी सेल है इनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बच्चों। और जब कम होता है बच्चों तो अपन समीकरण 1 से लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से जिसका मान कम होता है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? उपेक्षा कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? समीकरण 1 से I बराबर आपका ऊपर का NE रहेगा बटा बच्चों आपका कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो N इंटू E बटा R। बोलो सर बिल्कुल सही है, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। तो अब बढ़िया ऐसा भी हो सकता है कि N गुणे
अब भाई ई बटा आर क्या है? ई आपका विद्युत वाहक बल है बटा आर, विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध आपका एक प्रकार से धारा है, मतलब एक सेल में बहने वाली धारा है बच्चों। एक सेल में एक सेल में से बहने वाली धारा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि भाई साहब यदि आंतरिक प्रतिरोध कम हो, सेल के अंदर का प्रतिरोध बहुत कम हो बच्चों, यह बोला गया कि सेल का अंदर का प्रतिरोध कम हो तो कुल धारा कितना होगा जानते हैं? एक सेल में कितना धारा बह रहा बच्चों, और एक सेल में n का गुणा कर दें, मतलब जितने सेल हैं उनका मल्टीप्लाई कर दें, खत्म कहानी। एक सेल से बहने वाली धारा, या एक सेल में से ऐसा कर लो आप लोग, एक सेल से कितना धारा बहता है बच्चों? एक सेल से कितना धारा बहता है? एक सेल से कितना धारा बहता है? ठीक है, इसका n गुना होता है। ये कंडीशन फर्स्ट हो गया। अब कहोगे सर हिंदी लिखो, तो हिंदी यहां पर मैं नहीं लिखूंगा बच्चों, ठीक है। चीजें यहां पर क्लियर है आप लोगों को। सबसे पहली बात, यानी यहां पर निष्कर्ष क्या निकला कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो तो परिपथ में जो टोटल धारा का मान है बच्चों, वो एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी होगी। n गुनी का मतलब जितने सेल होंगे उतना गुना होगा। यानी आप लोगों को यदि अधिक धारा लेना है श्रेणी क्रम संयोजन में, अधिक धारा लेना है, इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध कम रखना पड़ेगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा बच्चों? कम रखना पड़ेगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है तो धारा का मान ज्यादा आएगा। अंतिम निष्कर्ष ये निकलकर यहां से आ चुका है। यहां पे बच्चों आप लोगों ने समझ लिया। क्या समझा भाई साहब? कि भाई यानी जब श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है बच्चों, तो सेलों में बहने वाली धारा का मान जो है एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी होती है। ठीक है, हिंदी लिख लोगे बच्चों। यानी अर्थात ये बोला गया, अर्थात यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है, मतलब अत्यंत कम है, तब परिपथ में बहने वाली कुल धारा एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी होती है। ले भाई फटाफट लिख भी दिया ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो सके। ठीक है बच्चों, इसलिए लिख दिया कि कोई बच्चा रोना ना रोए सर कि आपने नहीं लिखा इसलिए हम ना लिखेंगे, आपने नहीं लिखा इसलिए हमने नहीं लिखना है, हम बता दिए साहब, ऐसा ना हो बच्चों, इसलिए मैंने कर दिया। चलो कंडीशन आपका दूसरा बच्चों, कंडीशन आपका दूसरा, कंडीशन दूसरा का मतलब है कि यदि प्यारे बच्चों, यदि आर का मान छोटा हो, किससे? एनआरसी, तब समीकरण एक से आई बराबर कितना हो बच्चों? एन ई, कैपिटल आर को हटा दो तो एन आर, सही है कि नहीं? तो एन से एन कट जाएगा बच्चों, तो आपका हो जाएगा ई बटा आर। क्या बात है भाई, अब तो इसमें एन गुनी है ही नहीं है। अब तो यदि मान लीजिए बाह्य प्रतिरोध कम है और आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है इस बार, तो केवल कुल जो धारा है बच्चों एक सेल में बहने वाली धारा के मान के बराबर आएगा, खत्म कहानी, है ना। मतलब ये जो निकल कर आया एक सेल से बहने वाली धारा, और सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जो बच्चा सोचेगा कि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर दे दूंगा 96 85 29 91 49,
9685299149। हिंदी मीडियम का प्रॉपर नोट्स मात्र 100 रुपए में बच्चों, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन अब देखो जरा, अभी इसमें यह पढ़ा था आपने कि भाई सेल का जब आंतरिक प्रतिरोध कम है, इसमें सेल बहुत सारे हैं, आंतरिक प्रतिरोध कम है ना, तब जो धारा का मान है बच्चों एक सेल से n गुनी है, मतलब बहुत ज्यादा धारा का मान मिलेगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि बाह्य प्रतिरोध कम हो जाए और आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, तो सर जो टोटल धारा है वो एक सेल में बहने वाली धारा के मान के बराबर है। यानी धारा का मान यदि ज्यादा प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, तो ध्यान ये रखना है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध वो कम होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपने बाह्य प्रतिरोध ज्यादा कर दिया, सॉरी, यदि बाह्य प्रतिरोध कम कर दिया और आंतरिक प्रतिरोध भैया बढ़ा दिया, बाह्य प्रतिरोध भले कम है, आंतरिक प्रतिरोध आपने बढ़ा दिया, जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा दिया तो कुल जो धारा बच्चों एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर होगी, ठीक है। अब मैं इसके आगे इसका हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे भी एक और पढ़ाना बच्चों, 20 मिनट का समय लग गया एक ही संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन भी अपने को देखना है बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे बच्चों, अपन देखिएगा कि जितने भी सेल होंगे सब में धन और ऋण ध्रुव होगा बच्चों। तो जितने भी सेल होंगे उनके धन ध्रुवों को एक निश्चित बिंदु से और बच्चों ऋण ध्रुवों को एक दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे, तो आपका बच्चों क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सर, मजा आता है कहानी में, तभी कहानी को समझने में अच्छा लगता है। पहला सेल लेते हैं बच्चों, देखिएगा भाई, एक सेल लेते हैं अपन यहां पे, ये पहला सेल है, धन ध्रुव है बच्चों, ये ऋण ध्रुव है, इसको और बढ़ा दो सर, ये ऋण ध्रुव है और इसका कुछ ना कुछ भाई आंतरिक प्रतिरोध होगा, ठीक है सर। दूसरा सेल लेते हैं, ये धन ध्रुव है और ये आपका ऋण ध्रुव है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होगा सर, ठीक है। फिर आप तीसरा भी जोड़ दो, अरे तीसरा नहीं जोड़ेंगे यार, ये क्रम लगातार चलता जाएगा, ये क्रम लगातार चलता जाएगा भाई, ये क्रम लगातार बहुत सारे सेलों को जोड़ सकते हैं। लास्ट वाला सेल है हमारा, ये धन ध्रुव हो गया और ऋण ध्रुव होगा, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, ठीक है सर। इनके बच्चों कंडीशन ये है कि धन ध्रुव को एक निश्चित बिंदु से हम टारगेट बना लिए हैं कि एक निश्चित बिंदु यहां पर जोड़ना है बच्चों, समझ रहे हो भाई, एक निश्चित बिंदु से हम इनको जोड़ते जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक निश्चित बिंदु से जोड़ दिया, ऐसे बच्चों यहां पर एक अपन टारगेट बना लेते हैं, ये अपन ने क्या किया कि भाई साहब जितने भी सेल थे ना बच्चों, जितने भी सेल थे उनके धन ध्रुव को एक निश्चित बिंदु से जोड़ दिया। इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर, फिर ऐसे स्मॉल आर, क्रम से लगातार स्मॉल आर है। हाँ भाई, विद्युत वाहक बल आपका बच्चों ई, इसका भी ई, इसका भी ई, ठीक है यहां तक, ठीक है बच्चों। और कितने सेल हैं यहां, एन सेल है बच्चों, कितने सेल जोड़े गए हैं, एन सेल। क्या परिपथ पूर्ण हो गया है, नहीं हुआ है। ये आपका बिंदु ए हो गया बच्चों, यहां पर एक बिंदु है, उसको अपन बिंदु बी दे देते हैं। इसको भी अपन क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध से किसी से जोड़ेंगे भाई, बाह्य प्रतिरोध से, और ये कुंजी लगा देंगे। तो ये आपका बच्चों, ये आपका आ गया है, क्या आ गया सर, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। देखो बच्चों, सेलों के इस समांतर क्रम संयोजन में समस्त सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु ए से, ऋण ध्रुवों को दूसरे बिंदु बी से जोड़ करके इसमें बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं बच्चों, जिसमें से धारा बहने लग जाती है। धारा इधर से बहेगी बच्चों और इधर से होते हुए निकल जाएगी। किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एन सेल यहां पर भी मानकर चलेंगे, ठीक है बच्चों। और भाई प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई यहां पर भी मानकर चलेंगे। डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम, थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बन ही जाता है बोर्ड में बच्चों, तो आप लोग परेशान मत होना। कि माना, क्या बोलेंगे, माना एन सेल किस क्रम में जुड़े बच्चों, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं।
किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों? एन सेल समांतर क्रम से जुड़े हैं। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, स्मॉल r है। समझना बच्चों, आपके सिलेबस में प्रतिरोधों का संयोजन हटा दिया है, प्रतिरोधों का संयोजन हटा दिया है। मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं कि जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है बच्चों, जैसे R1 है, ठीक है, फिर बच्चों R2 है, ठीक है सर, R3 है, ये आपका बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन है। ये श्रेणी क्रम में था तो R बराबर कर देते R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि सबका समान होता बच्चों तो जैसे R1 प्लस R1 प्लस R1 तो बच्चों यहां पर अपन 3 R1 थे तो 3 R1 कर सकते थे, क्योंकि सब में समान था। मतलब एक का R1 है, सभी का समान है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते। यही चीज अपन ने यहां पर किया था बच्चों, यहां पर किया था कि भाई साहब यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R है तो टोटल का NR हो गया। बोलोगे सर कैसे? यहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इस स्थिति में हमने कहा कि तीनों का समान है तो 3R हो गया। मैंने यहां पे कहा कि आंतरिक प्रतिरोध सबका स्मॉल r है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो एक का R तो N सेल है तो NR हो गया। यहां तो ठीक था सर, लेकिन अब बात आ जाती है समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम संयोजन की बात आती है बच्चों, आपके सिलेबस से हट गया है लेकिन फिर भी ये 10th क्लास का था, आप लोगों को पता होगा। मान लीजिए एक आपका हो गया बच्चों R1 सबका सेम लेके चलता हूं, फिर ये R1, फिर ये R1, ये आपका बच्चों कई सारे हैं, ऐसे अपन ने जोड़ दिया, एक बिंदु लेकर के ऐसे जोड़ दिया। इसके लिए क्या था बच्चों? इसके लिए परिणामी प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, और जितना जोड़ना चाहो। ये फार्मूला बच्चों समांतर क्रम के लिए था और ये फार्मूला आपके श्रेणी क्रम के लिए था। और सब में समान है तो सीधा सीधा भाई 1 का R है तो 3 का 3R हो जाएगा, 4 का 4R हो जाएगा, स्मॉल r है बच्चों 5 का 5R हो जाएगा, 6 का 6R हो जाएगा। यही चीज मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा था कि एक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए बच्चों, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध NR हो जाएगा। लेकिन अब हमारी बात आ गई है यहां पर समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में बच्चों, ठीक है बच्चों, समांतर क्रम में थोड़ा सा अपना लाज बचाना पड़ेगा और दूसरे तरीके से हल करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध बोलोगे सर कैसे? देखो बच्चों, कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/R धन 1/R धन 1/R, कितने बार बच्चों? N बार। कितने बार? N बार। एक को जोड़ो 2 बार तो 2 आएगा, एक को जोड़ो 3 बार तो 3 आएगा, एक को जोड़ो 4 बार तो 4 आएगा, एक को जोड़ो n बार तो n आएगा। कितना आएगा बच्चों? n आएगा। तो 1/R डैश बराबर N/R, यानी R डैश बराबर बच्चों R/N। बड़े प्यार से बोलो भैया, बड़े प्यार से बोलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो सर ये समझ में नहीं आया, ये हमारे समझ में नहीं आया, हमारे बस की बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं बड़े प्यार से बच्चों कि जब भी बात आती समांतर क्रम में तो 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 ये फार्मूला होता है। कहां तक चलेगा बच्चों? Rn तक। ठीक है सर, लेकिन हमने कहा कि R डैश हम लेके चल रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो 1/R सबका सेम है बच्चों, 1/R प्लस 1/R कितने बार बच्चों? N बार। N बार की बात कर रहे हैं। कितने बार की बात कर रहे हैं बच्चों? N बार की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा N बार, तो एक को जोड़ो N बार तो N ही आएगा।
तो जब मैं आर डैश की बात की बच्चों, तो ये आर बटा स्मॉल, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध आ गया। अच्छा, विद्युत वाहक बल की बात कितनी होगी बच्चों? समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल NE नहीं हो सकता। NE, देखो भाई, फिक्स दो बिंदुओं के बीच की बात की जा रही है, दो बिंदुओं के बीच फिक्स, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विद्युत वाहक बल E है, सबका सेम E है, तो इसको आप NE नहीं ले सकते, केवल और केवल E ही लेकर चलोगे। बोलो सर कैसे? भाई दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वही आपका विद्युत वाहक बल है, और फिक्स दो बिंदुओं के बीच ही इन दोनों को जोड़ोगे, सब जितने भी सेल है उनको जोड़ा गया बच्चों। ये बिंदु A और बिंदु B, तो इनके बीच फिक्स विद्युत वाहक बल E है, तो NE आप नहीं ले सकते, NE आप नहीं ले सकते। अब बच्चों यहां पर प्रत्येक का विद्युत वाहक बल आपका भले आपका E है, ठीक है, भले आपका बच्चों E है, लेकिन टोटल बिंदु A और B के बीच भी विद्युत वाहक बल E ही होगा। तो आप लोग परेशान मत होना कि सर विद्युत वाहक बल NE आपने क्यों नहीं लिया। आपको लगेगा ना कि सर ये तो गलत हो गया, है ना, तो आप लोग परेशान मत होना बच्चों। तो थोड़ा सा यहां पर मैं 2 लाइन लिख देता हूं फास्ट एकदम। संयोजन का, क्या लिख रहे हो सर? संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा सर? संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल E ही रहेगा बच्चों। यदि बाह्य प्रतिरोध R है, यदि नहीं, वो तो हमने मानकर ही चला है, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R है, तब संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा? बड़ा समस्या आ गया। कुल प्रतिरोध मतलब बच्चों एक तो आपका R डैश और एक कैपिटल R। बोलो सर R डैश कितना आया था? तो मैं बोलूंगा R डैश जो आया था वो N बटा स्मॉल r आया था। यही आया था? नहीं सर, ये तो नहीं आया था, उल्टा कर दिया आपने। R बटा स्मॉल n आया था प्लस कैपिटल R आया था। और यदि मान लीजिए कहीं यहां पे भूल चूक हुई हो तो R बटा n ये है बच्चों, R बटा n है। देख लो आंतरिक प्रतिरोध, भाई कुल जो प्रतिरोध होगा तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ये बाह्य प्रतिरोध है बच्चों, ये कुंजी है। भाई कुल जो प्रतिरोध होगा तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा, यही चीज तो है, ठीक है। तब भैया, तब ओम के नियम से, किसके नियम से बच्चों? ओम के नियम से, ओम के नियम से। क्या सर? परिपथ में, किसमें सर? परिपथ में क्या? बहने वाली धारा, बहने वाली धारा। परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो कैसे निकालेंगे सर? कुल विद्युत वाहक बल, V बल मतलब बच्चों कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, फार्मूला वही लगेगा, कुल प्रतिरोध। बोलो भैया आगे की बात करते हैं। सर कुल विद्युत वाहक बल अपना कितना था? तो I बराबर बड़े प्यार से आपका बच्चों था E। कितना था? E था। और कुल आपका प्रतिरोध कितना है सर? स्मॉल r बटा n धन कैपिटल R। इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो n का मल्टीप्लाई यहां करेंगे और ऊपर भी कर देंगे, मतलब आपका हो जाएगा Ne बटा स्मॉल r प्लस कैपिटल N R। बड़े प्यार से बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ में आया? भाई यही समस्या होता तो आप लोगों को कुछ नहीं बनना है ना। तो इस n से बटे में बटा है ना, बटे में बटा मतलब हर के हर है, इसके साथ भाई इससे हटाएंगे तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। भाई ये इसको छोड़ रहा है तो इसका मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा, फिर हर का हर होगा तो ऊपर चला जाता है। सीधा सीधा आप लोगों को इतना समझ लेना है तो आप लोगों को कोई परेशानी होनी ही नहीं है बच्चों, ठीक है। यहां तक यदि आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों की कहानी बन चुकी है। अब बच्चों यहां पर यानी आ चुका है I बराबर, तो बोलोगे सर I बराबर आ गया NE बटा
आर प्लस एन आर। अच्छा, एक चीज और मैं तुलना कर रहा हूं, अभी जो आपने श्रेणी क्रम में पढ़ा तो यहां पर ऐसा था, हटा दूंगा, इतना था एन बटा एन आर प्लस कैपिटल आर, तो थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। इस बार उल्टा हो गया, खेल दूसरा बदल गया। इसमें आंतरिक प्रतिरोध में एन गुना था बच्चों, अब इसमें कैपिटल आर में एन गुना हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, समझ में आ गया चीजें। चलो भाई, इसके लिए अब थोड़ा सा आप लोगों को भाई एक काम करना पड़ेगा, अब कंडीशन लगाना पड़ेगा बच्चों। यही आप इतना लिख लेना, इतना लिख लेना कि यही समांतर क्रम संयोजन में, समांतर, यही सेलों के समांतर क्रम संयोजन में यही सेलों के, अरे यार इतना ज्यादा समय लग ही रहा है तो सर मिटा दो ना। यही सेलों के समांतर क्रम संयोजन में बहने वाली धारा का मान है। आप लोग मान है लिख लेना तो मान है, सूत्र लिखना है तो सूत्र लिख लेना, परेशान मत होना बच्चों। या व्यंजक है तो व्यंजक लिख लेना, परेशान मत होना, धारा का व्यंजक। चलो अब आगे बात करते हैं, बात आगे करेंगे, कहानी भी ट्विस्ट आने वाला है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट देखो भाई, अब हम ज्यादा नहीं समझाएंगे। यदि बच्चों कंडीशन स्थिति फर्स्ट, बच्चों स्थिति फर्स्ट, ठीक है, स्थिति फर्स्ट क्या होगा, यदि स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं बच्चों, स्मॉल आर का मान कम हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, कैपिटल एन आर से, तब समीकरण एक से कितना हो जाएगा बच्चों, आई बराबर, देखो भाई इस बार स्मॉल आर का मान कम है ना, तो कितना हो जाएगा एन ई बटा एन आर। फिर एन से एन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, मतलब आई बराबर हो जाएगा ई बटा आर। मतलब एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा, समझ में आया? देखना बच्चों, अब इस बार देखना, यदि मान लीजिए, देखना उल्टा होगा, आंतरिक प्रतिरोध कम है बच्चों तो धारा का मान कम आएगा। इस बार उल्टा होगा बच्चों कि यदि हमने समांतर क्रम संयोजन किया है या पार्श्व क्रम संयोजन किया है और स्मॉल आर का मान कम हो जाएगा, तो भले चाहे आप कितना भी आप जोड़ लो, एक सेल के बराबर ही धारा का मान आएगा, चाहे आप 50 नहीं, 100 नहीं, 200 जोड़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंतरिक प्रतिरोध कम है बच्चों तो हमें क्या निकल कर आया, ई बटा आर, एक सेल में बहने वाली धारा का मान निकल कर आया। यदि एन गुना होता तो एन सेलों में बहने वाली धारा का मान होता बच्चों, लेकिन एन गुना है ही नहीं है, एन गुना है ही नहीं है। समझ में आया ना ये चीज है बच्चों। लेकिन वहीं पे यदि हम ऐसा कर लेते कि यदि स्थित दूसरा बच्चों, स्थित सेकंड, कि यदि प्यारे बच्चों स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल एन कैपिटल आर, इसका मान बहुत कम हो आर से, तब समीकरण एक से आई बराबर कितना होता, ऊपर एन ई रहता, नीचे स्मॉल आर। इसका मतलब बच्चों एन गुणा ई बटा आर है ना, मतलब बच्चों एन गुणा ई बटा आर, मतलब एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा, ठीक है ना। अब हिंदी आप लोग लिख सकते हो बच्चों, देखो ना जरा, अब मैं क्या कह रहा हूं, इस बार मैंने क्या कहा, इस बार मैंने कहा बाह्य प्रतिरोध कम हो। अरे सर बाह्य प्रतिरोध कम हो, यानी जो मैंने इस परिपथ में बाह्य प्रतिरोध की बात की, बाह्य प्रतिरोध कम हो,
और आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो। अब जब पार्श्व क्रम जोड़ा, हमने समांतर क्रम जोड़ा बच्चों, और इस बार हमने कहा बाह्य प्रतिरोध कम हो और आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो, तो जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा इस स्थिति में धारा का मान ज्यादा होगा। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। अब दिमाग लगाओ, मैंने बोला था श्रेणी क्रम यदि संयोजन किए हो, एक बार आप माइंड में रखना, श्रेणी क्रम संयोजन है, यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है, ठीक है, थोड़ा सा सर इसका पॉइंट आप थोड़ा सा समझा दो। देखो देखो बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं श्रेणी क्रम संयोजन, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट निष्कर्ष इसका थोड़ा सा, श्रेणी क्रम बच्चों, ठीक है, और इधर समांतर क्रम, ठीक, दोनों क्रम के लिए लिख देता हूं समांतर क्रम, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं कि यदि आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बच्चों देखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यदि मान लीजिए कम हो, कम हो, आंतरिक प्रतिरोध बच्चों कम हो, समझिएगा, आंतरिक प्रतिरोध कम हो बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध कम हो तो धारा क्या होगा, बढ़ेगा, धारा का मान ज्यादा आएगा। लेकिन 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 भाई साहब, लेकिन इसी का उल्टा हो जाएगा। कैसे सर उल्टा हो जाएगा? देखो मैं बताता हूं कैसे उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध, काम करता हूं, देखना बच्चों, यदि मैंने कहा कि समांतर क्रम में यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है तो धारा का मान कम हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को उल्टा बच्चों। दूसरा चीज, यदि मान लीजिए इसका आंतरिक प्रतिरोध कम कर देंगे तो बाह्य प्रतिरोध ऑलरेडी क्या होगा बच्चों, बाह्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यही चीज तो है, बाह्य प्रतिरोध बढ़ेगा, सिंपल है। आंतरिक प्रतिरोध कम है तो बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर बच्चों बाह्य प्रतिरोध बढ़ेगा, बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, बाह्य प्रतिरोध बढ़ेगा, सिंपल है भाई। समझो ना कि आंतरिक प्रतिरोध कम हो, श्रेणी क्रम में यही तो पढ़ा कि स्मॉल एन आर का मान कम हो कैपिटल आर से, तो भाई परिपथ में धारा का मान बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों यहां पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो कैपिटल एनआर से, तो भाई धारा का मान घटेगा, धारा का मान घटेगा। बोलो सर ये समझ में नहीं है, तो यहां पर देखो जरा, देखो भाई साहब, यहां पर मैंने क्या कहा कि स्मॉल आर का मान कम हो तो धारा का मान कम हो जाएगा बच्चों। मतलब जितना भी सेल जोड़े हो उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल एक सेल में भाई 10 सेल जोड़ लिए ना, लेकिन धारा का मान केवल एक सेल के ही बराबर आएगा बच्चों। समझ में आया? उल्टा होता बच्चों, ये बहुत की पॉइंट है। दूसरा चीज ये बोला कि भाई यदि उल्टा कर दें कि आर का मान कम कर दें, आर का मान कम कर दें एनआर से, तो धारा बच्चों, धारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें मैंने कहा कि भाई बाह्य प्रतिरोध कम कर दो और आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा दो तो फिर धारा का मान बढ़ जाता है। ये कहां से निकला बच्चों, यहां से निकला, यहां से। थोड़ा एक बार कांसेप्ट समझो कि स्मॉल आर कम हो बच्चों, स्मॉल आर कम हो तो एन आर बचेगा, ठीक है सर, एन आर बचा, एन से एन कट गया, ई बटा आर, ई बटा आर मतलब विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध, ये एक सेल में बहने वाली धारा है। यानी यदि सेलों के संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में बच्चों हमने कहा आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए, आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए तो धारा का मान कितना होता है बच्चों, एक सेल में जितनी धारा बहती है उतना ही धारा मिलता है। यानी आंतरिक प्रतिरोध कम करने से यहां से जो हमें धारा मिल रहा है केवल एक सेल का मान मिल रहा है, कितने भी सेल जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। लेकिन वहीं पे जब हम बात करें बच्चों कि भाई इस बार बाह्य प्रतिरोध कम कर दो, जब बाह्य प्रतिरोध कम किया हमने तो धारा मिला, जितना सेल जोड़ा है उसके n गुना बच्चों के, मतलब जितना भी सेल जोड़ा है बच्चों उनका पूरा धारा का मान मिल रहा है। n का मतलब यही होता है कि एक सेल में कितना धारा बहती है उसका n गुना। एक सेल में 5 एंपियर का धारा देता है तो 50 सेल जोड़ दिया तो 5 गुना 50, n का मतलब यही होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हिंदी लिख सकते हैं आप लोग कि यदि
जो आपका बच्चों समांतर क्रम संयोजन में बाह्य प्रतिरोध का मान कम कर दिया जाए तो धारा का मान जो बच्चों एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी होती है। ठीक है, और यहां पर क्या निष्कर्ष निकला कि यदि मान लीजिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम कर दिया जाए तो भाई साहब परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो एक सेल में से प्राप्त धारा के मान के बराबर होगा बच्चों, या एक सेल से बहने वाली धारा के मान के बराबर होगा। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दोनों का थ्योरम समझाना बहुत जरूरी था और चीजें क्लियर भी हो गई होगी। भले ही समय लगा भाई, 20 मिनट का एक थ्योरम रहता है, चीजें एक एक चीज लिखना होता है बच्चों, और इसीलिए कहता हूं कि नोट्स के साथ साथ पढ़ाई करते रहें। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं ले तो कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है स्टार्टिंग में 96 85 29 91 49, ओके 9685299149। हाँ भाई, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।